सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स लेके आ चुके हैं। और ये जो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर बोर्ड 2026 एज वेल एज जो भी आप लोगों का प्रीलिम्स होने वाला है उसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग को रेडी हो जाना, इस सेशन को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज कितने मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को उसको किस तरीके से आंसर करना है, ये सारे चीज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ओवरऑल ये बोल सकते हैं हमारा सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4। तो सब लोग को रेडी हो जाना है, एक बुक ले लेना है, पेन लेना है, पेंसिल लेना है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना है। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने रखा है वो है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं, डिफाइन थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक मॉडल। अब ये थर्मोडायनामिक क्या होता है, ये चैप्टर में आप लोगों को मैंने जब सिखाया था तो मैंने क्लियर बताया था। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम हीट एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी के बारे में हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स बताता है कि कैसे आप एक हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप वर्क को यानी मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि मोशन को वापस से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसके बारे में आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यू कैन सी, हमें पता है थर्मोडायनामिक्स एक स्टडी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ, इसके अंदर हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी। द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मोशन आप इसको बोल सकते हैं या तो वर्क बोल सकते हैं, और वाइस वर्सा उल्टा भी चलेगा। इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसको, इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स, इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन तो कर लिया, अब हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक मॉडल। तो अब ये थर्मोडायनामिक मॉडल क्या होता है, तो जब भी आप लोगों को एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या तो फिर मोशन में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहनी जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक मॉडल। तो बेसिकली जब भी आप एक थर्मोडायनामिक मॉडल की बात करते हो तो थर्मोडायनामिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूं थर्मोडायनामिक मॉडल, राइट। सो थर्मोडायनामिक मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ, जरा ध्यान देना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोल देते हैं, और वो पैरामीटर अगर है तो आप लोग क्या कर सकते हो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई भी एक ऐसा चीज होता है जिसकी आप स्टडी कर सकते हो। सिस्टम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सिस्टम कोई एक ऐसा मैटर है जिसकी एक्चुअल में हम लोगों को स्टडी करनी है, जिसके अंदर से कुछ पैरामीटर का ट्रांसफर होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगा, लाइक प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द सिस्टम इज एनीथिंग about which study is being done, about which study is being done and in which there is change in state variables, स्टेट वेरिएबल में चेंज आता है। जैसे आप बात कर लो, प्रेशर की बात कर लो आप, ठीक है, आप वॉल्यूम का बात कर लो, आप टेम्परेचर का बात कर लो, ये सारे जो पैरामीटर जिसके अंदर चेंज होंगे उसको क्या बोलोगे आप, सिस्टम बोलोगे। अब सेकेंड बात पे आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड को जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एंड बाउंड्री इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। एनीथिंग ऐसे लिख दो आप, एनीथिंग अराउंड सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, राइट। और उसके बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल या बाउंड्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वॉल, या तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बाउंड्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंड्री। अब ये क्या होता है, आंसर है जो चीज
सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनीथिंग विच सेपरेट्स, क्या करेगा ये, सेपरेट करेगा किसको, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज वॉल या तो फिर बाउंड्री। क्या बोलोगे आप इसको, वॉल या तो फिर आप क्या बोलोगे, बाउंड्री बोलोगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक अच्छे से बता देते सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान के चलो आप लोगों के पास यहाँ पे कप ऑफ टी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक कप ऑफ टी है। अब इसके अंदर क्या होगा, किस चीज का पैरामीटर बदलेगा, तो आपको पता है आप लोगों को इसके अंदर जो टी है उसकी स्टडी करनी है। तो टी एक सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज टी के टेम्परेचर चेंज होंगे, टी का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, टी का प्रेशर चेंज हो सकता है, तो पैरामीटर टी के अंदर चेंज होने वाला है, राइट। और पैरामीटर जो जिसका चेंज हो रहा है उसकी स्टडी करें आप, टी की स्टडी करें, तो टी क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद जो टी के आसपास की चीजें, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये सारे जो सराउंडिंग से, इसको क्या बोलोगे आप, सराउंडिंग या एनवायरमेंट बोलोगे, राइट। और जो कप है ये जो अंदर टी रखा गया और जो आसपास की चीजें सराउंडिंग, ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके लिए जो कप है बेसिकली, ये जो कप आप लोगों को दिख रहा है ये किसका काम करेगा, ये वॉल का काम करेगा। किसका काम करेगा, वॉल का। इसके अंदर जो चीज रखा है उसको क्या बोलोगे आप, सिस्टम बोलोगे। और यहाँ का आसपास का जो भी चीज आपको दिख रहा है इसको आप क्या नाम दे दोगे, सराउंडिंग नाम दे दोगे। तो इस तरीके से एक थर्मोडायनेमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फर्स्ट वन इज सिस्टम, सराउंडिंग और क्या हो गया, वॉल। तो वापस से व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी या तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब आपको ये काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कन्वर्जन करने के लिए थर्मोडायनेमिक मॉडल की जरूरत पड़ेगी। अब थर्मोडायनेमिक मॉडल में कितने चीजें आते हैं, थर्मोडायनेमिक मॉडल में 3 चीजें आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें वो है सिस्टम जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, सराउंडिंग उसके आसपास की चीज, और वॉल जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये रहा आप लोगों का सोल्यूशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। चलो अब आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेट जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते क्या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो आप लोगों ने एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर एक कप चाय ले लिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर मान के चलो कुछ 50 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है थोड़े टाइम के बाद जब ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो धीरे 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 वो कप ऑफ टी का टेम्परेचर विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है आसपास का, उसके बराबर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम का है वो क्या हो गया, सेम हो गया है, तो हम बोलेंगे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। सेकेंड चीज अगर आप देखते हो, आपके पास मान के चलो 2 ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या, एकदम सिंपल सेंस में अगर हम लोग किसी को बताना चाहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं और अगर सारे चीजों का टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इज इट क्लियर, सिंपल था। चलो डिफाइन कर देते। हमें यहाँ पे पूछा गया कि भाई बताओ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो टू ऑब्जेक्ट is said to be in thermal equilibrium, is said to be in thermal equilibrium, is said to be in thermal equilibrium if अगर if temperature of both object, if temperature of both the object is same, temperature of both the object is same, अगर सारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना भी आपके सामने सबका टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बता देते। तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको समझ लेते कि जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को क्या बताने की कोशिश करता है। चलो देखो ध्यान से, तो हमें जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है, मान के चलो आप लोगों के पास 3 सिस्टम है, ठीक है। मान के चलो एक सिस्टम ये रहा, ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम आपके पास ये है और एक सिस्टम आपके पास ये है, ठीक है। तीनों का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं।
मान के चलो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। डन, ओके। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी। मान के चलो कि टेम्परेचर बी का और टेम्परेचर सी का भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर सी का भी क्या है, सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ए और टेम्परेचर सी भी कैसा है, सेम। तो हम लोग को जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, हमें जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि मान के चलो अगर आप लोगों के पास कई सारे ऑब्जेक्ट है, कई सारे सिस्टम है, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 सिस्टम लिया ए बी एंड सी, और हमने क्या बोला, सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी, तो अगर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी भी एक दूसरे के साथ किस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और वहीं पे अगर आप फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट की बात करोगे, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ऑटोमेटिकली ए बी सी के साथ क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताएंगे, तो देखो इफ सिस्टम, ध्यान देना, इफ सिस्टम ए is in thermal equilibrium, if system A is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with system B, with system B, and साथ में ही and system B is in thermal equilibrium, B is in thermal equilibrium with C, with system C, right? अगर A, इफ सिस्टम A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम B, अगर A सिस्टम B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड सिमिलरली सिस्टम B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C, तो A और C भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। देन सिस्टम A इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, राइट, विद सिस्टम सी, और इसी को बोलते हैं क्या, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया सब लोग को। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो पूछा गया कि बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर 2 सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा तो हम बोलेंगे दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हम लोग को क्या पूछा गया, हम लोगों को उसके बाद पूछा गया कि बताओ भाई यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसके लिए जेरोथ लॉ क्या है, तो अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये रहा आप लोगों का यस डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो देखो क्लियर वॉइस वगैरह आ रहा है आप लोगों को मेरा, पक्का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ये टोटल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है, पहले लिख देते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, thermodynamic system is of 3 type, system is of 3 types। क्लियर, कौन कौन सा है एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। अभी मान के चलो आप लोगों के पास एक कप ऑफ टी है, जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों के पास एक कप ऑफ टी है और ये ओपन है। अभी आपको पता है क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद जब आप देखोगे तो आपको पता है इसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हीट एनर्जी चाय के अंदर से, यानी सिस्टम के अंदर से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, एनवायरमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। कौन कौन ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर का एनर्जी कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। वापस से अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, चाय थोड़े टाइम में ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है
टेम्परेचर चाय में से कहां पे चला गया, सराउंडिंग में चला गया, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर दिख रहा है। अब थोड़े ही टाइम में आप देखोगे तो इसमें जो इवापोरेशन हो रहा है उससे होता है क्या, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर इवापोरेट होकर निकल रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअल में मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, सिस्टम से एनवायरमेंट में। तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके अंदर मैटर का यानी पार्टिकल्स का यानी मॉलिक्यूल्स का और साथ में एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर साथ में होता है, तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ए सिस्टम इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ, ए सिस्टम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ, क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसका, तो आंसर है देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ, किस किस का ट्रांसफर होगा, मैटर का भी होगा और एनर्जी का भी होगा। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे, इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसके हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब जो सेकेंड टाइप का हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। अब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, तो आंसर है सेम टू सेम। ये आप लोगों ने कप ऑफ टी लिया, राइट, ये कप ऑफ टी के ऊपर आप लोगों ने क्या कर दिया, एक लिड लगा दिया, आप लोगों ने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चाय तो हमें पता है थोड़े टाइम में ठंडी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर है, ठंडी हो जाएगी। बट मुझे बताओ इसके अंदर से इवापोरेशन होगा क्या, अब नहीं होगा, राइट, क्योंकि अगर इवापोरेशन होता भी है तो वापस से जो लीड लगा है वहां पे जाएगा और वहां पे कंडेंस होकर वापस से ड्रॉपलेट बन के नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब इस केस में, राइट, अब इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल में मैटर का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, बट एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है कि सिस्टम में से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, बट देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। और ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके अंदर मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो यहां पे लिखेंगे ए सिस्टम इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी but no transfer of matter is called as, क्या बोलोगे आप, क्लोज सिस्टम, इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। क्लियर हो गया। चलो अब जो तीसरा टॉपिक है या तीसरा टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास थर्मस होता है, राइट, जो थर्मस होता है वो बेसिकली क्या होता है, आंसर है अगर आप थर्मस के अंदर पानी रख देते हो, गर्म पानी रख देते हो, तो आपको पता है वो गर्म ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, राइट। और अगर आप मैटर की बात करो तो थर्मस बंद है, बंद है। अब मुझे बताओ इसके अंदर से कोई भी मैटर, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ना ही तो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही तो एनर्जी का। तो जिसके अंदर ना ही तो मैटर का ट्रांसफर होता है ना ही तो एनर्जी का, ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पे हम बता देते हैं ए सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर, किसका, नहीं तो मैटर का, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसको, आइसोलेटेड सिस्टम, इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। आया क्या बात समझ में, क्लियर हो गया सब लोग को। ये आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो गया। क्लियर है सब लोग को, पक्का, चेक करो। ओके, तो हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी तक वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करके जाने ही है। चलो आगे बढ़ते।
व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ड्रॉ इट्स पीवी डायग्राम। यहां पे हमें बोल रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी सिस्टम के अंदर आप कोई चेंजेस लेके आते हो, तो जो प्रोसेस आप गुजरते हो, जब आप रिटर्न आते हो तो आप देखते हो वो वाला रास्ता फॉलो नहीं हो रहा है, वो वाला रास्ता फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ फॉलो नहीं होता है सेम टू सेम, ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले यहां पे लिख देता हूं, द प्रोसेस इन विच सिस्टम डू नॉट follow same path in forward direction and reverse direction is called as irreversible process। क्या बोलोगे आप इसे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका देखो पीवी डायग्राम ड्रॉ करने बोला, आराम से बना सकते हैं। पीवी डायग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसा डायग्राम आप लोग को बनाना है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम, राइट, ओके। अब एक ऐसा प्रोसेस किसी सिस्टम के ऊपर करना है जहां पे सेम पाथ फॉलो नहीं होगा। तो देखो मान के चलो यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया और इसका वॉल्यूम बढ़ाते गए, प्रेशर कम होते गया, वॉल्यूम बढ़ाते गए, प्रेशर कम होते गया, यहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना था, यहाँ पे प्रेशर इतना है, ठीक है। इसको बता देते, ये क्या था आप लोगों का इनिशियल प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। जब आप रिवर्स गए, देखो ये रास्ते से गए, जब आप वापस से वॉल्यूम को बढ़ाने लगे तो आपने देखा कि आप लोगों का रास्ता सेम ट्रेस नहीं हो रहा है, दूसरे रास्ते से आपको वहां पे जाना पड़ा, ये ए है ये बी है। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब भी आप वो प्रोसेस को किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हो, तो आप लोग जब पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस को लेके जाते हो कुछ और रास्ता रहता है, रिवर्स जब आते हो तो रास्ता कुछ आपको और मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये रहा आप लोगों का पीवी डायग्राम, ठीक है। अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया देखो, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये रहा आप लोगों का रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आप लोगों का इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में दोनों में सेम पाथ फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पॉइंट नंबर 1 में, द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, विच कैन बी रिवर्स in reverse direction via same path is called as रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्या बोलोगे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलोगे। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा आपको समझ में आ गया, द प्रोसेस विच कैनॉट बी reversed via by same path is called as irreversible process। नेक्स्ट,
इसमें क्या होता है, जो पाथ आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यूज किया, सेम टू सेम पाथ रिवर्स में भी मिल जाता है. द पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन इज सेम. कैसा रहता है, सेम. उसके बाद अगर आप इसमें बात करोगे, द पाथ इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन इज नॉट सेम. इसमें सेम नहीं रहेगा, इज नॉट सेम. आ रहा है बात समझ में. चलो तीसरा, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. जब आप किसी सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस करके उसको चेंज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाते हो, वापस से रिवर्स आते हो, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग होल प्रोसेस. ड्यूरिंग दी प्रोसेस इसमें लॉस होता है. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. नेक्स्ट, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आइडियल प्रोसेस है, जो कि पॉसिबल नहीं है. दिस प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस. ये आप पॉसिबल नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि आइडियल प्रोसेस है, हम लोग कभी भी परफेक्ट चीज नहीं बना सकते. दिस प्रोसेस इज ए रियल प्रोसेस. ये प्रोसेस आपको देखने मिलेगा. दिस प्रोसेस इज ए रियल प्रोसेस. चलो अब पीवी डायग्राम की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे अगर आप पीवी कर्व बनाते हो, कौन सा प्रोसेस है ये, यस, रिवर्सिबल. तो देखो यहाँ पे ये आप लोगों का पी और ये वाला आप लोगों का वी ग्राफ, ठीक है, एक्सिस है. तो अगर आप ए से बी पे ये वाले रास्ते से गए तो आपको सेम रास्ते से रिटर्न आते हुए दिखाई देगा. इसको बोलते हैं पीवी ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर मैं इसकी बात करूं, पीवी कर्व या पीवी ग्राफ अभी अभी हम लोग ने बनाया था. प्रेशर वॉल्यूम. अगर आप यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाते हो, तो जब आप रिटर्न आओगे तो आपको ये वाला पाथ मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा. ये है आप लोग का पीवी कर्व. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. आया बात समझ में. कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अगेन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखो कोई भी सिस्टम अगर मैं बोलता हूं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए 3 कंडीशन को पॉसिबल करना पड़ेगा. और वो कौन कौन से 3 कंडीशन है जिसको पॉसिबल करना है, जिसको सेटिस्फाई करना है, उसको देख लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे पहले लिख देता हूं. ए सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfy following. अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई कर देता है. क्या क्या सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहला नंबर 1, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. सिस्टम किस में रहना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूं एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो आपको ध्यान रखना उसके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. नंबर 1, वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. सेकेंड, वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. थर्ड, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है उसके पास, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अब ये तीनों इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको एक एक करके समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की. चलो देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है,
तो यहां पे मैं बोलूंगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, no external unbalanced force within the system or between system and surrounding, or between system and surrounding, then system is said to be in, then system is said to be in mechanical equilibrium. इसी को क्या बोलोगे आप? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसी को आप क्या बोलोगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? सेकंड सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई उसके पास केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी है। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन गोइंग in within the system, ध्यान देना, अगर जो भी सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा थ्रू आउट द प्रोसेस, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन, किसमें आ जाएगा वो? केमिकल इक्विलिब्रियम। सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? नेक्स्ट, थर्ड कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? जो हमारा सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहना चाहिए। तो थर्ड भी लिखेंगे यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी बता देते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? देखो ध्यान से देखना, अगर मान के चलो जो सिस्टम है उसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मैं बोलूंगा वो सिस्टम किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सेम, कैसा है? सेम, इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, then the system is said to be in thermal equilibrium, said to be in thermal equilibrium। अगर मान के चलो कोई सिस्टम है आपके पास जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब उसके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की। कौन सी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं रहना चाहिए। सेकेंड, वो केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, यानी कि जो भी सिस्टम है उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहना चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर थ्रू आउट दी प्रोसेस कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम बोलेंगे सिस्टम किस में आ गया? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये रहा आप लोगों का 3 मार्क्स। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया क्या सब लोगों को? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखते अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया। देखो, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे,
ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पिस्टन लगा देंगे। या आप लोगों ने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। अब ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम रख दिया, मान के चलो गैस रख दिया। ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर हम लोग ने गैस रख दिया। गैस क्या हमारे लिए अभी सिस्टम का काम करेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, यहां से हम लोग ने कुछ हीट सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया, हीट, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, क्या सप्लाई किया हमने, हीट। चलो देखो, ये केस नंबर 1। लेट कंसिडर ए सिलेंडर, कंसिडर ए सिलेंडर, ये फिटेड विथ, क्या लगाया गया इसमें, फिटेड विथ, क्या है ये बताओ मुझे, पिस्टन है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। लेट, ऐसे बोल देता हूं, लेट क्यू हीट इज गिवन टू द सिस्टम in such a way that gas do not expand or compress, यानी कि गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखो, मैंने क्या किया, यहां से हीट दिया, क्यू हीट दिया मैंने, ठीक है। क्यू हीट देने से ये जो गैस है, ये गैस का इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर राइज होने लगेगा। और जब गैस का टेम्परेचर राइज होता है तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये पिस्टन को मूव कर देता है। हम लोग ने ऐसा बोल दिया कि पिस्टन नहीं मूव होने वाला है, यानी कि गैस जो है वो एक्सपांड नहीं करने वाला है। तो आपने जब भी हीट दिया, गैस तो एक्सपांड होना चाहिए। तो अगर गैस एक्सपांड नहीं हो रहा, तो जो हीट आपने दिया वो हीट जा किधर है, तो आंसर है वो हीट पूरा का पूरा इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए जा रहा है। और इसलिए यहां पे मैं लिख दूंगा 10 हीट गिवन इज यूज टू चेंज, क्या चेंज करेगा, इंटरनल, इज यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे बात बताई है, इसको अगर आप मैथमेटिक्स के टर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, तो आप मैथमेटिक्स के टर्म में इसको लिख सकते हैं, डेल्टा यू चेंज पूरा का पूरा किसकी वजह से आया, हीट। तो जितना आपने हीट दिया उससे क्या चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब आते हैं केस नंबर 2। लेट, अब क्या करते हैं हम लोग, कोई हीट नहीं देते, लेट गैस एक्सपांड। गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है और पिस्टन को पीछे मूव कर रहा है। अब जब गैस एक्सपांड होगा, पिस्टन पीछे मूव करेगा, तो आपको पता है गैस का प्रेशर कम होगा। गैस का प्रेशर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है और गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब गैस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो गैस वर्क कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेट नो हीट इज गिवन, अब कोई हीट नहीं दिया, नो हीट इज गिवन एंड गैस एक्सपांड्स, गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड्स एंड डू सम वर्क प्लस डब्ल्यू, राइट। गैस वर्क कर रहा है तो प्लस डब्ल्यू, एंड टेम्परेचर and pressure of gas reduces। thus इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस, thus इंटरनल एनर्जी रिड्यूसेस, राइट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान देना, हम लोग ने ये देखा इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे, जो इसके पास इंटरनल एनर्जी था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसी ने क्या किया, इसके वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ, गैस एक्सपांड हुआ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितना आया था, उस एनर्जी ने क्या किया, गैस को एक्सपांड करके वर्क करवाया। लेकिन मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही तो माइनस में आएगा, वर्क ऐसा पॉजिटिव में, साइन को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये अगर प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लो।
तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो क्या इक्वेशन 1, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, ये क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, और इसको सीधा करके लिख देते क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या तो इसको ऐसे लिख देते क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसी को बोला जाता है, यस, इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये बोलता है द हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे Q का मतलब जो आपने हीट दिया, डेल्टा यू का मतलब होता है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया, W का मतलब क्या होता है, आपके गैस ने आपके सिस्टम में कितना वर्क किया, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जितना भी आप हीट एनर्जी किसी सिस्टम को दोगे तो कुछ हीट एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, खर्च होगा, और कुछ वर्क करने में खर्च होगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट भी कर सकते हैं, और कैसे स्टेट कर सकते हैं इसको यहाँ पे स्टेट कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, द हीट गिवन टू द सिस्टम, दिख रहा है सब लोग को, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज टू, क्या करेगा ये, इज यूज टू इंक्रीज, नहीं चेंज लिखूंगा, इज यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज वेल एज टू डू वर्क, एज वेल एज टू डू वर्क। क्लियर, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको समझ में आ गया, राइट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है सब लोगों को, पक्का। देख लो एक बार क्या किया हम लोग ने, चेक कर लो एक बार, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट किया, स्टेटमेंट भी बता दिया। क्लियर है सब लोग को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप ऑफ प्रोसेस के टॉपिक पे आ गए, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, देखो, और फिर इसके थर्मोडायनामिक्स को भी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज तो आता है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट। द प्रोसेस इन विच change in pressure and volume of a system occurs at constant temperature is called as, इसी को आप क्या बोलोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, is called as आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हो गया, चलो अब हमें क्या बोल रहा है, इसके थर्मोडायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, वही हमारा वापस से बात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन फिट कर दो, ये हमारे पास एक पिस्टन है, फिट कर दिया हम लोग ने इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर गैस रख दो, ये सिस्टम है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो आपने इस गैस को हीट किया, चलो इसके पहले लिख लेते हैं इसके बारे, कंसिडर
ए गैस enclosed in a container fitted with, ये पिस्टन है राइट, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। लेट हीट इज गिवन टू द गैस, आपने गैस को हीट दिया, एंड गैस एक्सपांड्स, गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, मान के चलो अभी इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ तक ये गैस एक्सपांड किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जरूर ध्यान देना। तो अब मुझे बताओ गैस एक्सपांड होगा तो वर्क करेगा गैस, यस बिल्कुल, क्योंकि पिस्टन को आगे पुश कर रहा है तो गैस इसके ऊपर वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। मान के चलो, ये मान के चलते हम लोग कि ये पिस्टन जो है इतने पीछे आ गया, ये पिस्टन इतना पीछे आ गया, ठीक है, कितना, इतना, और ये जो चेंज है वॉल्यूम में डीवी है, कितना चेंज है, डीवी। तो देखो अभी जरा ध्यान देना सब लोग, वर्क डन बाय सिस्टम या गैस इज कितना होगा, तो आंसर है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, यही वर्क का फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेट करूंगा इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम, डन। देखो अभी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, P इंटू डी वी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, V से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखोगे, जो नेक्स्ट स्टेप है, वर्क इज इक्वल टू, ध्यान देना, P और V जो आपको दिख रहा है इसको बाहर निकाल दूंगा, कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा PV और आपको बचेगा dV इंटू 1/V, राइट। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PV, जो होता है क्या होता है, एन, एक्चुअली ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप बात करता हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। ये जो PV है इसको मैं nRT लिख देता हूँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इनटू 1/V dV, चलेगा क्या, देखो 1/V dV और PV को मैंने nRT लिख दिया, ये टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालूंगा मैं, ठीक है, अगले स्टेप में। तो ये nRT को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन किसका बचा, 1/V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, log V होता है, VI से लेके VF, तो वर्क इज इक्वल टू nRT log ऑफ VF माइनस log ऑफ VI, और इसी को आप लिख सकते हो nRT log VF अपॉन VI, और ये इतना वर्क डन आप लोगों को मिल गया, ये आप लोगों को, इसी को बोलते हैं यस थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हुआ सब लोगों को, पक्का, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग। अच्छा, इसी को ना आप और एक तरीके से लिख सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, अभी देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करूं, ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है जितना भी आप हीट दोगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू दिख रहा है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कितना होता है हमेशा, ये होता है एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, प्लस ये क्या है, W, W मतलब वर्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क कितना हुआ है, nRT log VF अपॉन VI, तो आप लिख सकते हो nRT log VF अपॉन VI, ये भी आप बोल सकते हो क्या है, थर्मोडायनामिक। अच्छा, इसका चाहिए तो आप PV डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ पे प्रेशर रखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम रखोगे, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर है, आपने हीट दिया, हीट देने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा,
कम होगा। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और प्रेशर कम होते जाएगा, और फाइनली आप एक पर्टिकुलर सेकेंड स्टेट पे पहुंच जाओगे, एक स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये वाला जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम लिख दो चाहिए तो। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल। क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम लोग को आइसोकोरिक प्रोसेस का थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस का थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले तो हम लोगों को यह बताना पड़ेगा कि भाई जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस, वो होता क्या है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहां पे पहले लिख देते हैं डेफिनेशन, आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसको जरा ध्यान से देखना, इसके थर्मोडायनामिक्स पे आते हैं। मान के चलो एक हमारे पास गैस है, ठीक है। अब वो गैस एक्सपांड हुआ, कुछ हीट दिया गया, गैस एक्सपांड हुआ, लेकिन प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला है। गैस कुछ वर्क कर रहा है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो देखो अभी जरा ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप लोग मुझे बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही होता है, टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। सही है, चलो ठीक है। तो टोटल हीट इज इक्वल टू, आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू सी वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई डाउट? बराबर ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को क्या लिखा जाता है, एन इंटू सी वी डेल्टा टी, प्लस वर्क का फॉर्मूला था प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। चलो देखो, Q इज इक्वल टू एन इंटू सी वी, चेंज इन टेम्परेचर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला देखो, Q इज इक्वल टू एन इंटू सी वी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर प्लस पी। अच्छा, ये चीज को ही थोड़ा ध्यान देना है, क्या यहां पे आपको पी वी दिख रहा है, यस, या पी डेल्टा वी दिख रहा है। तो पी डेल्टा वी को एनआरटी भी लिख सकते, पीवी है ना, पीवी को एनआरटी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पी, पीवी है ना, एन आर डेल्टा टी। ये जो आप लोगों का पी चेंज इन वॉल्यूम था उसको मैंने लिख दिया एन आर डेल्टा टी। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Q इज इक्वल टू एन इंटू सी वी टी एफ माइनस टी आई प्लस एन आर, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एफ माइनस टी आई। डन। अब टी एफ माइनस टी आई को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एन सी वी
प्लस एन आर टी एफ माइनस टी आई, कॉमन निकाल लें, ठीक है। एन को भी तो कॉमन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा सी वी प्लस आर इंटू एन बराबर ना टी एफ माइनस टी आई। अब देखो आपको पता है फ्रॉम मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन याद करो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, तो यहां से Cv प्लस आर क्या बनेगा, क्या बनेगा चेक करो, Cv प्लस आर, अगर मैं उधर भेज Cv प्लस आर क्या बनेगा, Cp बन जाएगा, ये n इधर रख दूंगा मैं, Tf माइनस Ti, और ये जो चीज आपको मिला इसी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। Q इज इक्वल टू n इंटू Cp इंटू Tf माइनस Ti। क्लियर हो गया सब लोग को, यही आप लोगों का थर्मो। अच्छा, इसका अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं या पीवी डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो वॉल्यूम का एक्सिस है, ये प्रेशर का एक्सिस है। अब ये प्रोसेस कौन सा है, देखो आइसोबारिक, प्रेशर कैसा है कांस्टेंट, प्रेशर कैसा है कांस्टेंट। तो अगर आप लोग किसी एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाते हैं तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि वॉल्यूम वाले एक्सिस को पैरेलल होगा। ये इनिशियल स्टेट ए, ये फाइनल स्टेट बी। आप देखो वॉल्यूम बदल रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो इनिशियल वॉल्यूम ये वाला था, फाइनल वॉल्यूम ये वाला है, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि भाई वॉल्यूम तो बदला है। प्रेशर देखो इनिशियल ये था, फाइनल भी ये था, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, इसी को बोलते हैं पीवी कर्व ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है इतना सब लोग को, चेक करो इतना क्लियर है क्या, पक्का, शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो फटाफट मुझे आप लोग पहले बताओगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, सोचो जरा। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देख लिया, आइसोबारिक प्रोसेस देख लिया, अब आइसोकोरिक पे आ गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, राइट। चलो लिख देते हैं, द प्रोसेस in which volume of the system is constant is called throughout the process, the pressure in which volume of the system is constant throughout the process is called as, क्या बोलोगे आप इसी को, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो जरा ध्यान से, आप लोगों ने एक सिस्टम में हीट दिया, सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है, गैस भरा है सिलेंडर में, गैस को हीट दिया। अब हीट देने से मान के चलो गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब गैस ना ही तो एक्सपांड हो रहा, ना ही तो कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे एक्सपांड होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने जितना भी हीट दिया वो हीट पूरा का पूरा क्या करेगा, फिर इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, कोई वर्क तो होगा नहीं, क्योंकि गैस कोई वर्क नहीं कर रहा है, एक्सपांशन नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो क्या होगा, अभी जरा ध्यान दो, इसके थर्मोडायनामिक्स को बताते हैं। लेट ए गैस enclosed in a cylinder fitted with massless and frictionless piston is supplied with heat। क्या दिया आप लोग ने, हीट दिया, क्यों।
लेट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। 10 मैं ये बोल सकता हूं 10 गैस डज नॉट डू एनी वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल टू 0। सही बात है, यस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके थर्मोडायनेमिक्स को बताने के लिए फर्स्ट लॉ यूज करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बराबर ना? चलो, तो जो आप लोगों ने हीट दिया डेल्टा U और आपको पता है वर्क तो 0 है, तो Q किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा U। तो Q कितना हो जाएगा, डेल्टा U क्या होता है N इंटू सी वी डेल्टा टी, या तो इसको आप क्या लिख सकते हो N इंटू सी वी टी एफ माइनस टी आई। और ये रहा आप लोगों का थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर हो गया सब लोग को, थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका पीवी कर्व बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखो इसका पीवी कर्व क्या आएगा। प्रेशर का ये एक्सिस बना दिया, वॉल्यूम का एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आप लोगों का फाइनल स्टेट है। अब देखो इसमें अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है, तो आंसर ये इनिशियल प्रेशर है, ये क्या है फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल वॉल्यूम है और यही फाइनल वॉल्यूम भी है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है, बट इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम नहीं है। तो वॉल्यूम तो सेम है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आप लोगों का पीवी कर्व है आइसोकोरिक प्रोसेस का। इतना क्लियर हो गया? आई होप सब लोगों को इतना जो है टॉपिक वो क्लियर हो गया है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ एडियाबेटिक। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे आपको ध्यान देने, बिकॉज सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्या है, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। पहले मैं आप लोगों को एडियाबेटिक का डेफिनेशन बता दूं। सबको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते जिस प्रोसेस के अंदर हीट चेंज नहीं होता, जिस प्रोसेस के अंदर चेंज इन हीट इज ऑलवेज 0, कोई हीट का चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हीट रहता है। द प्रोसेस in which heat of the system remains constant is called as adiabatic process, is called as adiabatic process। ठीक है, चलो अब एडियाबेटिक प्रोसेस का मैं आपको कुछ पहले कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि वो कंसेप्ट जो है आपको काम आएगा। ठीक है, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कंसेप्ट होता है, जो पीवी होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन, तो एडियाबेटिक में पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी से डिनोट कर दिया, लेकिन वी के ऊपर एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक रेशियो, गामा से डिनोट करते हैं। तो अगर आप लोग इसी को ऐसे भी, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इवन आप यहां से प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या बना सकते हैं, सी अपॉन वी रेस टू गामा, इधर आके ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये यूज होगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान देना। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सब लोग ध्यान देना। कंसिडर
a gas enclosed in a cylinder fitted with massless and frictionless पिस्टन। हमारे पास एक सिलेंडर लिया हमने, उसमें गैस भर दिया और उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। अब क्या करेंगे हम, अगर हीट देते हैं, लेट द गैस एक्सपांड्स, गैस जो है वो एक्सपांड होता है, गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। लेट द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम V इनिशियल टू वॉल्यूम V फाइनल तक गैस एक्सपांड हुआ, एंड अब गैस एक्सपांड होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम, ध्यान देना, प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम Pi टू P फाइनल, प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है। तो जो भी वर्क डन हुआ वो कितना होगा, सब लोग ध्यान देना। तो ये जो प्रोसेस हुआ एक्सपांशन का, उसमें वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यही होता है ना, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। देखो कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। P का वैल्यू देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P का वैल्यू, इसको dV बोल देते हैं, ठीक है, dV। P का वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, C अपॉन V रेज टू गैमा इंटू dV, सही है। अच्छा नेक्स्ट, W इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम 1 अपॉन V रेज टू गैमा इंटू dV, सही है। अच्छा इसके बाद देखो जरा ध्यान से, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू VF, इसको ऊपर लेके जाओ, V रेस टू गैमा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो V रेस टू माइनस गैमा हो जाएगा, V रेस टू माइनस गैमा इंटू dV, डन। चलो अब इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो आपको पता है x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये भी हो जाएगा V रेस टू माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसके जगह, वॉल्यूम की जगह, इसके जगह, इस V के जगह ये रख दूंगा, तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन। अब क्या करूंगा, माइनस करूंगा, फिर से इसके जगह क्या लिख दूंगा, V इनिशियल, सो V इनिशियल माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन, डन, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, W इज इक्वल टू, अब ये C को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटू वी एफ माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन, माइनस ये C इसके साथ भी आएगा, C इंटू वी आई माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन, डन। देखो अगला स्टेप देखो, अभी C का वैल्यू क्या होता है, देखो C का वैल्यू होता है या तो पी एफ वी एफ रेस टू गैमा या तो पी आई वी आई रेस टू गैमा। तो इनिशियल कंडीशन में ये यूज करेंगे, फाइनल में ये यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, जो कांस्टेंट सी है इसका वैल्यू होता है पी एफ वी एफ रेस टू गैमा या पी आई वी आई रेस टू गैमा। देखो ध्यान से, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये सी जो है ये फाइनल, यहाँ पे एफ दिख रहा है ना फाइनल, तो फाइनल वाला कंडीशन रखूंगा मैं, तो वर्क इज इक्वल टू, तो यह रखूंगा मैं पी एफ वी एफ इंटू, सी की जगह रख दिया मैंने पी एफ वी एफ और ऊपर क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा, इंटू वी एफ रेस टू माइनस गैमा प्लस वन इंटू वी एफ रेस टू माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन माइनस, अब ये सी इनिशियल वाला कंडीशन है तो सी का वैल्यू इनिशियल वाला वैल्यू रखेंगे क्या, पी आई वी आई रेस टू गैमा, देखो ये वाला पी आई वी आई रेस टू गैमा, सी का वैल्यू रख दिया मैंने। अब वी आई रेस टू माइनस गैमा प्लस वन इंटू वी आई रेस टू माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, पी एफ
वीएफ। अब देखो ये भी टर्म वीएफ है, ये भी टर्म वीएफ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो ग्यामा माइनस ग्यामा प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ग्यामा प्लस वन, माइनस यहाँ पे मैं पी आई लिख दिया, वी आई दो बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा, ग्यामा माइनस ग्यामा प्लस वन अपॉन माइनस ग्यामा प्लस वन। डन। अगला स्टेप, W इज इक्वल टू पी एफ, देखो ये ग्यामा कैंसिल, ये भी और ये भी कैंसिल, तो क्या बचा पी एफ वी एफ रेस टू वन अपॉन माइनस ग्यामा प्लस वन माइनस पी आई वी आई रेस टू वन अपॉन माइनस ग्यामा प्लस। सही है। अच्छा ये वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी एफ वी एफ, एक ही बार ये लिखेंगे तो भी चलेगा राइट, माइनस ग्यामा प्लस वन माइनस पी आई वी आई, और ये जो आप लोगों को मिला इसी को बोला जाता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हो गया आपका। अब यहाँ पे पीवी कर्व बना लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर रखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम रखेंगे, ये आप लोगों का इनिशियल स्टेट है, ये आप लोगों का फाइनल स्टेट है, ये इस तरीके से आएगा, और ये आप लोग का सिस्टम, ये आप लोगों का इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम लिख दो, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, और ये रहा आप लोगों का पीवी कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ इतना सब लोगों को? पक्का? ओके शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले याद करो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को क्या बताता है? हम लोगों को जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि भाई अगर आपके पास तीन सिस्टम है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी सेम, तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जो है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी भी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। एकदम सिंपल। वहीं पे अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? जितना भी हीट आप किसी सिस्टम को दोगे तो कुछ हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए यूज हो जाती है, कुछ हीट वर्क करने के लिए। ठीक है। अच्छा तो ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, ये बोल रहा है कि आप अगर मान के चलो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हुई तो पूरा का पूरा हीट किस में चला जाएगा? वर्क डन करने में। तो यहां पे हमें ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ कि आप लोग जितना भी हीट दोगे पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन ये बोलता है कि जो आप लोगों का वर्क है, वर्क को भी पूरी तरीके से आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नियम है, ये नियम एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन वो ये नहीं बताता कि सच में ये काम पॉसिबल है कि नहीं। उसने क्या बोला? आप जितना भी हीट दोगे किसी सिस्टम को, किसी गैस को, तो पूरा का पूरा हीट वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितना भी आप वर्क करोगे पूरा का पूरा वर्क को वापस से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो नियम है नेचर में, ऐसा उसने बोला। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि सच में ये हो पाएगा कि नहीं। और जब हम लोगों ने नए नए डिवाइसेस बनाए, ये एप्लीकेशन जो हम लोग ने सीखा है थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस, वो प्रोसेस करके जब हमने एप्लीकेशन बनाया, लाइक हीट इंजन बनाया, तो हम लोग ने देखा भाई यहाँ पे जो उन्होंने बोला था कि आप जितना हीट दोगे सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये नहीं पॉसिबल हो रहा था। हमने देखा कि जितना हीट आप दे रहे हो उसमें से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ हीट एनवायरमेंट में लॉस हो रहा है। पूरा का पूरा हीट कभी भी आप वर्क के फॉर्म में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, यानी कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से तो ये दिखाई दे रहा है, एक और चीज दिखाई दे रहा है कि अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ अगर आपको हीट एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमेशा नेचर में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आप किसी हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट एनर्जी को फ्लो करवा रहे हो, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लोअर टेम्परेचर पे है, कोई ऑब्जेक्ट लोअर टेम्परेचर पे है, तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकाल के
हायर टेम्परेचर वाले बॉडी को देना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। यानी कि ये वाला प्रोसेस खुद से नेचर में नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, तो आप लोगों को बाहर से कोई काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करें, तो ये वही बात बता रहा है कि आप लोग लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी को दे रहे हो। लेकिन पॉसिबल है क्या? नेचुरली नहीं पॉसिबल है। आप लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से तक एनर्जी कभी भी डायरेक्टली यानी ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली नहीं पहुंचा सकते। बीच में आप लोगों को कोई सिस्टम रखना पड़ेगा। और इसी चीज को समझने के लिए हम लोग ने एक डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। उसके अंदर क्या होता है? कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर वो काम करता है लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर के बॉडी को हीट देने का। मतलब आपको एक्स्ट्रा काम बाहर से करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता। तो यही सारे चीज सेकेंड लॉ में इंक्लूडेड है। तो सेकेंड लॉ दो तरीके से है, इसको हम लोग एक एक समझते हैं। तो सबसे पहला सेकेंड लॉ जो है उसको बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसी को बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान देना, ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट QH from a body at higher temperature मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप हायर टेम्परेचर से हीट निकालो और पूरा का पूरा हीट यूज कर लो वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं पॉसिबल नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट QH फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर टेम्परेचर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। इम्पॉसिबल है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी, या तो हीट बोलो, इज ऑलवेज लॉस टू द लोअर टेम्परेचर। कुछ तो हीट लॉस होगा। इसको बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है सेकेंड लॉ का जिसको बोलते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बोलता है कि आप लोग कभी भी लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो रहा है, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को बीच में कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा जो ये काम करके आपको देगा, राइट। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाउसियस स्टेटमेंट। या तो आप इसको बोल सकते हो सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या बोलता है ये, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है बोल रहा है नेचर में, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट एनर्जी to flow spontaneously मतलब ऑटोमेटिकली, खुद से, spontaneously from a body of lower temperature to a body at higher temperature, to a body at higher temperature।
work is always required to be done in order to achieve this process. अगर ये प्रोसेस अचीव करना तो आप लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा. इसी को बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट और सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का क्लियर हो गया सब लोग को? तो जो इतना हम लोग ने क्वेश्चन किया इसी को बोला जाता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो यहाँ पे जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थियरी के जो इसमें थे वो मैंने आपको करवा दिया. जैसे ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा थियरी के, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स का सीरीज लेके आऊंगा. वो भी न्यूमेरिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो फिलहाल तो यहाँ पे थियरी हम लोग ने देख लिया. तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. एक बार आपको प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे. विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे. इसके लिए जरूर आप लोगों को एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है. इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है. तो आप लोग अच्छे से इसकी पीडीएफ नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना है. और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, दैट इज ऑसिलेशन लेके मिलते हैं. टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.